प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी। रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आजम खान की पत्नी और बेटे को सुनाई 7 साल की सजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का किया लोकार्पण। राष्ट्रपति ने कहा, कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम आयामों के जरिए बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। जैविक खेती पर बल देते हुए इसे बताया समय की मांग। गाजा अस्पताल अटैक में मरने वालों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। कहा, जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और चिंता का विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल दौरे पर। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट पर जताया दुख। इजरायल को दिया क्लीन चिट। और वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने गंवाए 4 विकेट। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। और आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनरों के महंगाई राहत डीआर में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। अब डीए बढ़कर 46% कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ गई है। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खास त्योहारों के अवसर पर रेलवे विभाग ने नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 और 25 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। तिलहन और सरसों में एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया है। जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बेहद जरूरी है, जिसे देखते हुए लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन, उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर हैं। राजधानी पटना के बापू सभागार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अनेक विभागों के मंत्री और राज्य भर से आए किसान भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि रोड मैप 2023-2028 के जरिए कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम आयामों के जरिए आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जरूरी है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैविक खेती पर बल देते हुए इसकी जरूरत को समय की मांग बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जैविक खेती की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। इसका फायदा बिहार के लोगों को भी उठाना चाहिए। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उनकी उम्र 25 साल नहीं थी। हालांकि वो रामपुर जिले के स्वार सीट से चुनाव जीत गए थे। बाद में इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है और 7 साल की सजा सुनाई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा की आचार समिति ने 26 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुनवाई के लिए बुलाया है।
आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, जिसमें टीएमसी सांसद पर पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गौरव भाटिया ने कहा कि दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं, लेकिन वो नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। यही वजह है कि गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचारी डीएनए है, ये हर कांग्रेस के नेता के अंदर आज उबाल मार रहा है। इनके चरित्र में ही है कि लोकतंत्र को नष्ट करेंगे। और अगर बात करें विधानसभा चुनावों की, तो मिजोरम ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची में 12 उम्मीदवारों की लिस्ट और दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मिजोरम के सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष लल साफ्ता का नाम भी शामिल है। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। और आईबीएम ने सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम पर भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियों के आने वाले वर्षों में तकनीक और नवाचार के भविष्य को आकार देने जा रही हैं। 3 of the 4 technologies that are going to shape the future of tech and innovation in the coming years: AI, quantum, and semiconductor. They are the 3, and there's of course 4th, which is synthetic biology, which we have not involved IBM so far. But these 3 technologies represent for us tremendous opportunities, represent for our academic ecosystem a tremendous amount of opportunities for the startups and innovation ecosystem in particular, a lot of opportunities, and of course the broader opportunity of creating global standard talent in India that can take advantage of the opportunities in quantum, semi and semiconductors and AI. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत लगभग 6.25 करोड़ रुपए मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति राजदीप सिंह, कृष्ण कुमार और अन्य की है। ईडी ने कहा कि आरोपियों ने झूठे, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश कर एक शैक्षिक सोसाइटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का दावा किया है। ईडी छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई शिमला की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने एसएससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरित की थी। और खबर तमिलनाडु से, जिसके विरुधुनगर जिले में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 घटनाओं में 14 लोगों की मृत्यु हो गई। पहली घटना रंगापलयम इलाके की है। पुलिस ने बताया कि पटाखों के नमूना परीक्षण के दौरान
ये हादसा हुआ। इस घटना में 12 महिलाओं समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ जम्मू के पीआरओ ने बताया कि मंगलवार को पाक रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों पर आकरण गोलीबारी की, जिसका बीएसएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ पीआरओ ने जानकारी दी कि गोलीबारी के दौरान बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। और 3 से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी शिरकत करने के लिए निमंत्रित किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया को जानकारी दी कि वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में 11 केंद्रीय मंत्रालयों का भी सहयोग रहेगा। इसके अलावा जो देश हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं, वे भी शामिल होंगे। जापान और वियतनाम फोकस कंट्रीज के रूप में हिस्सेदार होंगे। इसके साथ ही अन्य 14 और देश इसमें शामिल होंगे। 23 राज्यों ने भी वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होने की सहमति दी है। पिछली बार 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था। इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में सबसे बड़ा डोसा बनाया जाएगा, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड होगा। 3 से 5 नवंबर के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया का एक भव्य आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके समापन में महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति होगी। उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मंत्रालय ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है ये निवेदन स्वीकार होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे 11 केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें भागीदारी है और उनसे संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं, उन सब ने इसमें हिस्सेदारी करने का फैसला किया है। जो देश में उसके बाहर जो देश इसमें हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं, उनकी संख्या 16 है, जिसमें नीदरलैंड हमारा पार्टनर कंट्री के तौर पर है और जो फोकस कंट्रीज है वो जापान और वियतनाम है। और साकेत कोर्ट में आज 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में अतिरिक्त सत्र ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। साकेत कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दर्ज सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में 4 आरोपितों को हत्या से संगठित अपराध का दोषी करार दिया। अब 26 अक्टूबर को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। आरोपित अमित शुक्ला की ओर से दाखिल की गई अंतरिम जमानत की एक याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की विशेष पुलिस आयुक्त HGS धालीवाल ने कहा कि हम सब बहुत संतुष्ट हैं। इस मामले को लेकर पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008. Motive was also very immediate in nature, where they wanted to rob and scare the victim, and in terms of committing that crime, they ended up firing a bullet which hit her temple and it killed Soumya. It took us almost 6 long months to work it out. और गाजा पट्टी में स्थित अल अहली अस्पताल में मंगलवार को हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गाजा के अल अहली अस्पताल में जान-माल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थना साथ है। चल रहे संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की।
इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकवादी संगठन हमास ने ऐसे अत्याचार किए हैं जो उसे ISIS बनाते हैं। जो बाइडेन का ये दौरा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। और इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में अल अहलिया अस्पताल पर गिरने वाले रॉकेट में इस्लामिक जिहादियों का हाथ है। रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान मिसफायर हो गया था। IDF द्वारा जारी एक छोटे से वीडियो में हगारी ने कहा कि खुफिया जानकारी इस्लामिक जिहादियों की ओर इशारा करती है जो गाजा में अस्पताल पर हुए असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। Trajectory analysis from the barrage of rockets confirms that the rockets were fired close proximity to the hospital. In addition, there are two independent videos which show the failure of the rocket launch and the continuation of rocket flight towards the ground within the Gaza Strip, falling in the hospital compound. Third, we have intelligence, some that will be shared here, of communication between terrorists talking about rockets misfiring. The terrorists realized that the rocket has misfired and made specific reference to the Al-Hali al-Madani hospital. इजरायल और हमास के आम नागरिकों पर हमास के लड़ाकों के हमले के 11वें दिन बीत चुके हैं। इस बीच भारत की 2 जाबाज महिलाओं ने इंसानियत और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इजरायल के नागरिकों की जान बचाई। केरल की दोनों महिलाओं सबिता और मीरा मोहन ने हमास के हमले से खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाई है। हमास के लड़ाकों से इन महिलाओं का सामना और बहादुरी का जिक्र खुद इजरायल ने किया है। भारत में इजरायल के दूतावास ने सोशल मीडिया पर हिंदी में उनकी प्रशंसा की है और उन्हें भारतीय वीरांगनाएं बताया है। इजरायल के दूतावास ने बताया कि मूलतः केरल की रहने वाली सबिता जी, जो अभी इजरायल में सेवारत हैं, बता रही हैं कि कैसे इन्होंने और मीरा मोहन जी ने मिलकर इजरायली नागरिकों की जान बचाई। हमास आतंकवादी हमले के दौरान इन वीरांगनाओं ने सेफ हाउस के दरवाजे को खुलने ही नहीं दिया क्योंकि आतंकवादी अंदर आकर नागरिकों को मारना चाहते थे। आइए सुनाते हैं वीरता की कहानी खुद वीरांगना की जुबानी। I am Sabita speaking from Israel. I work at the border in a kibbutz called Niros. I am working there for 3 years. We are 2 caregivers working, taking care of an old lady, Rachel, with ALS disease. It was my night duty and I was about to take my leave. 6:30 we heard the sirens. We ran to the safety room. It was non-stop. Suddenly got a call from the daughter saying that things are out of our hand. We didn't know what to do. She asked us to lock the front and back doors. It was locked. So within few minutes we heard the terrorists breaking into our house, shooting, breaking the glasses. Called her back and asked Dalit what to do. Dalit is the daughter of Rachel. Asked her what to do. She told to hold on to the door, not to leave. Things are out of our hand. That's the thing she told us. We didn't know anything. We left our slippers aside to get the grip of the floor. We were there 4.5 hours hanging on the doors. Terrorists were in our house from 7:30, almost 7:30. They were trying to open the door from outside, but we tried our best to hold on to the door. They hit the door, they shot at the door, they destroyed everything. We did not know what was going on inside. Around 1, we heard the shooting back. Shmulik, the father of the house, told us it's the army of the Israel army has come to save us. He got out of the house to see how the things was. Our house was completely destroyed. We don't have anything. They have looted us completely
including the passport of Meera. My emergency bag was taken. Being in the border, तो किस तरह से इन दोनों महिलाओं ने उस इजरायली बुजुर्गों की जान बचाई, दरवाजे पर लंबे समय तक अटकी रहीं और दहशतगर्दों को दरवाज़ा खोलने नहीं दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेपी मॉर्गन ने अनुमान जताया है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जेपी मॉर्गन के इस अनुमान को साझा किया है। जेपी मॉर्गन के एशिया प्रशांत इक्विटी रिसर्च के प्रबंध निदेशक जेम्स सुलीवन का मानना है कि जेपी मॉर्गन में एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के प्रबंध निदेशक जेम्स सुलीवन का ये मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक दुगनी होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगी, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17% से बढ़कर लगभग 25% हो जाएगा और निर्यात दोगुना होकर $1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। जेम्स सुलीवन ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खबर यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के हवाले से। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।